BQ प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं BQ प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाइपर सेरिका फंड के अभय अग्रवाल। अभय जी काफ़ी मोटा पैसा मैनेज करते हैं और इन्हें काफ़ी ग्लोबल एक्सपीरियंस है, तो इनसे बात कर सकते हैं कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं मार्केट में उन 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 पे इनका क्या नज़रिया है। और अभय, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बट ये तो कहा जा सकता है अभय कि वाइल आप जूडो कराटे कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट में काफ़ी उथल पाथल हो रही थी। लास्ट वीक से सुप्रीम कोर्ट बैक कमेटी ने अदानी ग्रुप पे एक वर्डिक्ट दिया। वहाँ से चलते हुए ग्रुप के सारे स्टॉक्स ऊपर हैं। इनके चलते हुए ब्रॉडर मार्केट एडवांस डिक्लाइन रेशो भी काफ़ी बेटर हो गया। मे बी सेंटिमेंट इंप्रूव है या जो भी कह सकते हैं इसे। आपकी क्या व्यू, आपकी क्या राय है इन सब पे? देखिए, मेरे को कोई आश्चर्य नहीं है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपना पहला जजमेंट दिया है वो फेवर में है, क्योंकि उसके पहले भी आप देखें, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और ये सारा इशू स्टार्ट हुआ था, किसी भी बैंकर ने, और बैंकर्स जो है वो काफी अपना डिटेल एनालिसिस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स का, कैश फ्लोज का, डेट इक्विटी रेशियो का, हर तरह का मीट्रिक देखते हैं। तो उन्होंने किसी ने भी अडानी ग्रुप के का साथ नहीं छोड़ा था। और अडानी ग्रुप ने बहुत सक्सेसफुली डीलेवरेज भी किया प्रमोटर्स की फंडिंग बुक को जीक्यूजी के सेल के थ्रू। सो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि जो रिपोर्ट ने कहा है कि कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरी तरफ सेबी ने भी एक्शन लिया है। उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया है 6 ऐसे एफपीआईज को जो शॉर्ट सेलिंग में इन्वॉल्व थे। तो मुझे लगता है जो मार्केट में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया था, लोगों के मन में जो डाउट आ गया था कि क्या सच में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम है, अब वो निकल गया है। और जो रिएक्शन हम देख रहे हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, वो वही है। अब कोई ये कहे कि हाँ स्टॉक्स महंगे हैं या सस्ते हैं, वो उसका वैल्यूएशन का नजरिया है। बट जो फंडामेंटल वैल्यू है कि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अमेजिंग है और बिल्ड कर रहे हैं कंट्री का जीडीपी, तो उस हिसाब से जो मार्केट में भी पॉजिटिव रिएक्शन आया है, उस पर भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अब वेल, काफ़ी तेज़ी है अदानी एंटरप्राइजेस। जब हम बात करें डबल डिजिट गेन्स में वापस है। अब है ग्रुप ने फंड रेजिंग एक्सरसाइज का इंटेंट दिखाया है। स्मूथ सेलिंग होगा या आपकी राय दूसरी है? नहीं, मुझे लगता है बहुत स्मूथ सेलिंग होगा। मतलब इसमें कोई डिस्कशन की बात भी नहीं है। आपके पास सुप्रीम कोर्ट के कमेटी का जजमेंट है, आपके बैंकर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, और अंडर ओन्ड हैं स्टॉक्स, क्योंकि जो सेल ऑफ आया था उसमें काफी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स निकल गए थे। तो मुझे तो लगता है कि जो ये फंड रेजिंग होगी इसमें काफी लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इसको एक मौके के रूप में देखेंगे कि उनको आउट ऑफ मार्केट बड़ा स्टॉक लेने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये फंड रेजिंग विल बी अ स्मूथ सेलिंग। ओके। अबे, मार्केट को चलते हुए आपकी क्या राय है? क्योंकि ये लास्ट 3-4 दिन में अदानी ग्रुप का डोमिनेशन हुआ है, बट उसके पहले हम 16,800 के लेवल्स से लेके चलते चलते 18,300 तक पहुंच गए हैं। एंड काफ़ी लोग कहते हैं कि वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं। बट मैं ये समझना चाहूँगा कि क्या यहाँ से आगे चलते हुए मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ेगी, या फिर मैक्रो इंडिकेटर्स अगर बिनाइन होते हैं तो उसके चलते सेंटिमेंट इंप्रूवमेंट और फंड फ्लोस को लेके हुए आगे बढ़ेगी? नीरज, जब मार्केट गिरा था 16,800 के लेवल तक आया था, तो एक चीज हमने नोटिस करी थी कि पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया था। मतलब लिक्विडिटी नहीं थी मार्केट में, कोई बायर्स नहीं थे, ना एफपीआईज ले रहे थे, नेट सेल कर रहे थे। रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिया में, म्यूचुअल फंड, सब के सब मैं कहूँ, मतलब इतना लो ट्रेडिंग वॉल्यूम नीरज मैंने बहुत समय से नहीं देखा था, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। मतलब 10,000 शेयर ट्रेड होते थे और लोअर सर्किट लग जाता था। तो वो एक अलग टाइम था नीरज। और अब जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ा है, एफपीआई का फ्लो वापस आया है, उसकी वजह से मार्केट को नई स्ट्रेंथ मिली है। लोग अभी भी देख रहे हैं, बॉटम फिशिंग कर रहे हैं, वैल्यू अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि कहाँ पे ओवर रिएक्शन, ओवर करेक्शन हो गया है किसी स्टॉक में, या बॉटम ऑफ साइकिल स्टॉक्स हैं जिसको पोर्टफोलियो में ले लें। तो मुझे लगता है अब जहां तक नया हाई बनेगा निफ्टी का, वो लार्ज कैप्स के चलने से बन जाएगा। पर उसके बाद जो मार्केट में
की जो स्ट्रेंथ है वो ब्रॉडन होगी। फिर उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप्स, जो मेरे को लगता है 2-2.5 साल से उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है, उस पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आएगा कि अब वो कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं स्मॉल और मिड कैप्स में, कंपनीज जो कि अच्छा कर रही हैं और उनकी वैल्यूएशन सेंसिबल है। तो मुझे लगता है ये रैली अब रुकेगी नहीं, पर निफ्टी शायद थोड़ा थमे, पर जो ब्रॉड ब्रॉड इंडाइसेस हैं उसमें पॉजिटिविटी नहीं। ओके। अबे आप मिड कैप और स्मॉल कैप के पॉन्ड में काफ़ी फिशिंग करते हैं, जैसे मैंने जाना है आपसे पहले बात करते हुए। ये समझना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि इसी स्पेस में आगे चलते बेटर गेन्स की संभावना है, पार्ट 1। और दूसरा सवाल ये कि ये जो आपको जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस की अपेक्षा होगी, वन आपका पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड होगा, बट कहीं पे आपका कन्विक्शन बहुत ज़्यादा होगा 1, 2 या 3 थीम पे। वो 2 या 3 थीम कौन सी होंगी? ये हमारे दर्शक के लिए काफ़ी अच्छा होगा समझने के लिए कि आप जैसे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर क्या देखते हैं, ताकि वो भी उस क्षेत्र में थोड़ी रिसर्च कर सके। जी जी बिल्कुल। जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है कि अब जो मार्केट में एक छोटा बुल रन हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया पर नीरज देखें ग्लोबली भी, S&P 500 और नैस्डैक के स्टॉक्स में तेजी आई है। तो इसका जो फायदा है ये इंडियन मार्केट को भी मिल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और इस सिचुएशन में मैंने हमेशा देखा है नीरज की पहले लार्ज कैप स्टॉक्स चलते हैं क्योंकि वो कंफर्ट स्टॉक्स रहते हैं, और उसके बाद फिर स्मॉल और मीडियम कैप्स की बारी आती है। और जब स्मॉल एंड मीडियम कैप्स चलते हैं तो बहुत तेजी से चलते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी का प्रीमियम, एक बेयर मार्केट में लिक्विडिटी का डिस्काउंट देना पड़ता है और बुल मार्केट में लिक्विडिटी का प्रीमियम मिलता है। फिर अगर लैक ऑफ लिक्विडिटी है और आप बायर हैं तो उसका पूरा फायदा भी मिलता है। तो ये स्टॉक्स रीरेट बहुत जल्दी होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले साल मिड कैप और स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे लार्ज कैप्स को। दूसरा, उसमें भी अगर देखें सब सेगमेंट, जैसे आपने पूछा नीरज, तो मुझे लगता है जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसमें छोटी कंपनी, छोटे बैंक्स हैं, उन और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिट देने वाली अच्छी कंपनीज हैं, ये काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड हैं। 1-1.5 टाइम्स बुक वैल्यू पे हैं, जबकि लार्ज बैंक्स देखूं मैं तो वो 3 टाइम बुक वैल्यू पे चल रहे हैं। तो इनकी ग्रोथ भी उससे बेटर है और पोर्टफोलियो क्वालिटी भी अच्छी है, और मार्केट बहुत पॉजिटिव है। तो हमारे पोर्टफोलियो में जैसे स्पंदना स्फूर्ति है या सीएसबी बैंक है, मैं इनको इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन की तरह नहीं बता रहा हूं, पर मैं आपसे अपना व्यू शेयर कर रहा हूं कि किस तरह के स्टॉक्स हम देख रहे हैं। तो इस तरह की कंपनीज हैं जो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म करेंगी। दूसरी तरफ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, अपैरल एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे गोकुलदास है, जो काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बट नाउ बिजनेस इज डूइंग वेल, तो ये भी चलनी चाहिए। और डोमेस्टिक कंजम्पशन कंपनीज हैं, एमडीएफ बोर्ड्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस प्लेयर्स हैं, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स इनमें सेलेक्ट करें, चूज करें, तो डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे अगले 12 महीनों में। एक लास्ट सवाल, आपने एक्सपोर्टर्स थीम के बारे में बताया, एक काफ़ी राय बताई जाती है कि वेस्टर्न स्लो डाउन होगा और उसके चलते एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को प्रॉब्लम होगी, इसलिए लोग स्पेशलिटी केमिकल्स को ले नहीं रहे हैं और कैसे ले नहीं रहे हैं। तो आप टेक्सटाइल पे फिर बुलिश कैसे हैं? ये टेक्सटाइल एक बहुत ही एक कमोडिटी बिजनेस है नीरज, और जो जिन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ वो बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं बनाते हैं, वो बनाते हैं वॉलमार्ट के लिए, टारगेट के लिए, अमेजॉन के लिए। और ये बेसिक गारमेंट्स हैं नीरज, सस्ते वाले, $10 के ट्राउजर्स, $10 के शर्ट्स। और कुछ भी स्लो डाउन हो जाए, इस सेगमेंट में स्लो डाउन नहीं होता है। मतलब ये इतना सस्ता सेगमेंट है, स्पेशली यूएस जैसी कंट्री में, कि डिमांड हमेशा रहती है। और इंडिया का एनीवे मार्केट शेयर बहुत ही छोटा है इसमें, और एज यूएस चेन्स आर सेइंग कि अब हमको डाइवर्सिफाई करना है, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गेन मार्केट शेयर इन दैट स्पेस। और बच्चों के अपैरल्स हैं, अब बच्चों के अपैरल का सेगमेंट ऐसा है कि वो कोई पेरेंट उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, मतलब अपने बजट में कमी करने पर बच्चों के लिए नहीं करते हैं। तो एक ये यूनिक सेगमेंट है टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्टर्स का,
जो एक टफ मार्केट एनवायरनमेंट में भी काफी स्ट्रांग रहे हैं, और आज जैसे थोड़ा डिमांड इंप्रूवमेंट होता है तो इनको पूरा फायदा मिलेगा। अभय अग्रवाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है आपसे और बात करने का मौका मिलता रहेगा। धन्यवाद नीरज, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच और दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।